नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र में विधिक अधिकार संबंधी जो सामान्य धारणाएं हैं उनके बारे में। विधिक अधिकारों के विषय में विधिवेत्ताओं के अलग अलग विचार हैं और उन विचारों के आधार पर कुछ सामान्य धारणाएं विकसित हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनमें पहली धारणा है विधिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षण है। राइट इज ए प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय द स्टेट। दूसरी है विधिक अधिकार मानवीय इच्छा का अंतर्निहित लक्षण है। राइट इज एन इनहेरिएंट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन विल। और तीसरा विधिक अधिकार का आधार हित है, यानी इंटरेस्ट इज द बेसिस ऑफ ए लीगल राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं विधिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षण है, इस धारणा के बारे में। इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि विधिक अधिकार यानी लीगल राइट की प्रमुख विशेषता ही यह है कि वे राज्य की विधि द्वारा मान्य और संरक्षित होना चाहिए। मतलब राज्य द्वारा उस अधिकार को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य का उसे संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। या अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में हस्तक्षेप या अतिक्रमण करता है तो राज्य द्वारा उसके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। पैटन कहते हैं कि प्रत्येक विधिक अधिकार की यह एक आवश्यक शर्त है कि वह राज्य की विधिक प्रक्रिया द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, यानी उस अधिकार को राज्य द्वारा लागू करवाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त है और उसके अधिकार को वह अपने अधिकार को प्रयोग करने में किसी प्रकार की उसे कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य द्वारा उसको अधिकार को प्रयोग में लाने में उसकी सहायता करनी चाहिए या राज्य द्वारा वह अधिकार प्रवर्तनीय होना चाहिए। परंतु पैटन इस कथन के कुछ अपवादों का भी उल्लेख करते हैं। पहला अपवाद यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि राज्य की विधि सदैव ही व्यक्तियों के अधिकारों का प्रवर्तन कराए। अनेक मामले ऐसे हैं जिनमें राज्य विधि द्वारा अपकारित व्यक्ति यानी इंजर्ड व्यक्ति, जिसे कोई हानि हुई है, जिसके विरुद्ध कोई अपकार हुआ है, केवल प्रतिकर यानी कंपनसेशन का ही उपचार प्रदान करती है। दूसरा, कुछ अधिकार अपूर्ण होते हैं जिन्हें विधि द्वारा मान्य तो किया जाता है परंतु उनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए अवधि सीमा अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत निश्चित अवधि बीत जाने के पश्चात यानी कोई ऋण अगर टाइम बार्ड हो जाता है तो ऋणदाता जो है ऋणी व्यक्ति से यह ऋणी व्यक्ति के विरुद्ध यह दावा नहीं कर सकता कि वह उसके द्वारा जो उधार ली गई रकम है वो लौटाए। इस प्रकार यह एक अपूर्ण अधिकार है क्योंकि विधि द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। यदि ऋणी व्यक्ति यानी जिसने उधार लिया है वो अवधि बाधित टाइम बार्ड ऋण की राशि की अदायगी ऋणदाता को कर देता है तो बाद में वह उस राशि को प्राप्त करने के लिए यह वाद दायर नहीं कर सकता कि वो जो ऋण था वो टाइम बार्ड हो गया था, उसकी अवधि समाप्त हो गई थी, इस कारण वह अदायगी के लिए बाध्य नहीं था और उसे वह राशि पुनः लौटाई जाए। इसी प्रकार परिसीमा से बाधित ऋण को किसी पश्चातवर्ती यानी बाद में लिखित स्वीकृति द्वारा रिटर्न कंसेंट द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। कुछ बाद में जो आम भाषा में बोलें बाद में लिखा पढ़ी करके उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, भले ही उसके लिए कोई नया प्रतिफल निर्धारित ना किया गया हो। तीसरा अपवाद पैटर्न कहते हैं कि कुछ विधियां ऐसी भी हैं जिनके अंतर्गत अधिकारों को प्रवर्तित करवाने के लिए न्यायालयों के पास समुचित नियंत्रण शक्ति नहीं है। इसका उदाहरण वो देते हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी डिक्री या आदेशों का प्रवर्तन करा सके। दूसरी धारणा विधिक अधिकार संबंधी है। विधिक अधिकार मानव इच्छा का अंतर्निहित लक्षण है। विधिक अधिकार संबंधी इस धारणा का समर्थन अमेरिका के न्यायाधीश डगलस होम्स ने किया। उन्होंने विधिक अधिकार को मानव की इच्छा का प्रतीक माना है। हॉलैंड ने भी विधिक अधिकार को मनुष्य के सामर्थ्य का प्रतीक माना है, जिसे वह राज्य की सहायता से दूसरे व्यक्तियों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। यानी हॉलैंड कहते हैं कि विधिक अधिकार एक ऐसा सामर्थ्य है जिससे वह राज्य की सहायता से दूसरे व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करा सकता है। विख्यात फ्रांसीसी विधिशास्त्री ड्यूगिट विधिक अधिकार को मानवीय इच्छा पर आधारित नहीं मानते। वे इसके प्रमुख आलोचक हैं और वे कहते हैं कि विधिक अधिकार को मानवीय इच्छा पर आधारित मानना उचित नहीं है, क्योंकि विधि का वास्तविक स्रोत है सामाजिक समेकता। अतः ड्यूगिट अधिकार के अस्तित्व को ही पूर्णतः नकारते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता है, मनुष्य के केवल कर्तव्य ही होते हैं। यहाँ एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस विधिशास्त्री ने अधिकार की अवधारणा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोफेसर ड्यूगिट फ्रांसीसी विधिवेत्ता थे। उन्होंने अधिकार की अवधारणा को मान्य नहीं किया है। उनके अनुसार व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं होते हैं, व्यक्ति के केवल कर्तव्य ही होते हैं। ड्यूगिट मानवीय इच्छा को समाज विरोधी बताते हैं, क्योंकि मानवीय इच्छा के कारण ही समाज में संघर्ष उत्पन्न होते हैं। वे कहते हैं कि सुस्थापित समाज में विधि द्वारा केवल कर्तव्यों को ही निर्धारित किया जाता है तथा कॉन्सेप्ट ऑफ राइट यानी अधिकार की धारणा ही गलत है और उसका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। ड्यूगिट के अनुसार विधि बनती है सामाजिक समेकता से, और जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें जो परस्पर जो अनुशासन की भावना होती है उसी का प्रतीक होती है विधि। ड्यूगिट के अनुसार विधि प्रत्येक व्यक्ति से आशा करती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे और उसे अपने अधिकारों की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वे अधिकार की धारणा को ही अनैतिक, अराजकतावादी और समाज विरोधी मानते हैं और विधि के कॉन्सेप्ट से उसे बहिष्कृत यानी अधिकार की धारणा को ही विधि से बाहर रखने का सुझाव देते हैं। ड्यूगिट की विधिक अधिकार के अनस्तित्व यानी एब्सेंस ऑफ राइट संबंधी अवधारणा का भी अनेक विधिशास्त्रियों ने खंडन किया है। उनमें लास्की और एडवर्ड जेंक्स प्रमुख हैं। एडवर्ड जेंक्स कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि राज्य का प्रमुख कार्य कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना है, परंतु ये कर्तव्य लोगों के हितों के लिए ही प्रवर्तित कराए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब अपकारित व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति को हानि हुई है राज्य के माध्यम से कर्तव्य का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किए जाने की प्रार्थना करता है, तो अपकारित व्यक्ति में उल्लंघनकर्ता से कर्तव्यों का पालन कराने की जो शक्ति है, यानी जिस व्यक्ति को जो हानि हुई है उससे जो शक्ति अंतर्निहित है उसमें कि वह उल्लंघनकर्ता से कर्तव्यों का पालन करा सके, उसे ही विधिक अधिकार कहा जाता है। तीसरी जो सामान्य धारणा है, विधिक अधिकार का आधार हित है। इंटरेस्ट इज द बेसिस ऑफ ए लीगल राइट।
अनेक विधिशास्त्री मानवीय हित को विधिक अधिकार का मूल आधार मानते हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट को, तथा अधिकार की धारणा में इच्छा के तत्व को स्वीकार नहीं करते, ह्यूमन विल को स्वीकार नहीं करते और ह्यूमन इंटरेस्ट को ही विधिक अधिकार का मूल आधार मानते हैं। इसके प्रमुख समर्थक बकलैंड, एहरिंग और सामंड है। बकलैंड के अनुसार विधि द्वारा संरक्षित हित या इच्छा को ही विधिक अधिकार कहा जाता है। एहरिंग ने भी इसका समर्थन किया है। एहरिंग कहते हैं कि एक शिशु या मूढ़ व्यक्ति यानी जो नासमझ व्यक्ति है उसकी कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी विधि द्वारा उसे विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सामंड ने विधिक अधिकार को एक ऐसा हित कहा है जो विधि के नियमों द्वारा मान्य तथा संरक्षित है। विधिक अधिकार संबंधी उपयुक्त तीनों सामान्य धारणाओं का अवलोकन करने के पश्चात यह उभर कर सामने आता है कि पहली और तीसरी यानी विधिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त संरक्षण है और विधि अधिकार का आधार हित है। वस्तुतः एक ही सिद्धांत के दो पहलू हैं। पहला राज्य के संरक्षण को अधिकार मानता है, जबकि तीसरा राज्य द्वारा संरक्षित हित को। अतः देखा जाए तो वास्तविक दृष्टि में विधिक अधिकार संबंधी केवल दो ही सिद्धांत है, जो हैं इच्छा सिद्धांत, विल थ्योरी, और दूसरा संरक्षित हित सिद्धांत यानी या हित सिद्धांत, इंटरेस्ट थ्योरी। इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय करते हुए डॉक्टर एलन कहते हैं कि विधिक अधिकार किसी हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति यानी विधि द्वारा जो हमें गारंटी दी जाती है कि हम अपने हित को साध्य कर लेंगे। हित कौन सा? जो लीगल कानूनी हित हो, यानी अवैध हित ना हो। अगर मैं ये एक बात सामने रखूं कि मेरा हित है कि मैं दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दूं ताकि उसकी संपत्ति भी मुझे मिल जाए, तो यह हित अवैध होगा। तो विधि कानूनी वैध हित को प्राप्त करवाने के लिए जिस शक्ति के द्वारा गारंटी प्रदान करती है, यानी विधि द्वारा वैध हित के उपयोग की जो गारंटी प्रदान की जाती है, उसे ही विधिक अधिकार कहा जाता है। तो इन तीनों धारणाओं के अध्ययन के पश्चात विधि से संबंधित, विधिक अधिकार से संबंधित दो सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं, इंटरेस्ट थ्योरी हित सिद्धांत और विल थ्योरी इच्छा सिद्धांत। अगले लेक्चर में हम उन दोनों सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।